दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम, इसमें शामिल महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों की प्रकृति तथा तैयारी की रणनीति के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके पहले आप जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों की संख्या, समयावधि और रणनीति के बारे में जान चुके हैं। आज का ये वीडियो विशेष रूप से नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले साथियों के लिए है। आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से और 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न टॉपिक्स और उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो मोटे तौर पर 2 खंडों, खंड अ और खंड ब में विभाजित है। तो नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम खंड अ और ब में विभाजित है। खंड अ में राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं से संबंधित है और खंड ब जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। सबसे पहले हम खंड अ से प्रारंभ करेंगे। खंड अ का पहला टॉपिक जो है दोस्तों ये देखिए, जो खंड अ का पहला टॉपिक है ये राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र है। दोस्तों ये राजनीति विज्ञान के सिद्धांत और अवधारणा का पहला अध्याय है और इसमें आपसे राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीति विज्ञान की कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है यानी ये कला है अथवा विज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें क्या है कि राजनीति विज्ञान, इसका मूल शब्द जो है क्या है। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतर है और आपको बताना रहता है कि ये शब्द या पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, वह शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं जैसे राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये परिभाषा किसकी है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान विज्ञान तो नहीं, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, ये कथन किसका है। या फिर राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इस तरह के प्रश्न इस पहले टॉपिक से पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे एक कथन आता है कि कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जिसे उपयुक्त नाम की इतनी आवश्यकता है जितनी राजनीति विज्ञान के लिए, ये किसका है। राजनीति विज्ञान क्या है का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक दर्शन किसका अध्ययन करता है आपको बताना होता है। और साथ ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान से संबंधित कुछ कथन पूछे जाते हैं। जैसे ये कुछ विचारक जैसे कोबेन, ईस्टन और डहल मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है और या फिर वो नष्ट हो चुका है, तो उस संबंध में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक से राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, तीसरा टॉपिक है राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र से संबंध। तो इस टॉपिक से कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ये कथन किसका है। या फिर अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र का अवास्तविक और अर्थहीन ढांचा है, ये कथन किसका है। और जैसे ये पूछा जाता है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र मांग, पूर्ति और अर्थ विज्ञान का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है। तो इस तरह के प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। चौथा टॉपिक क्या है दोस्तों, चौथा टॉपिक खंड अ का है नागरिक शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र।
नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। यहाँ से दोस्तों नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसका मूल भाषा क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाता है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभव सर्वोत्तम जीवन दशाओं का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है। या फिर नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये कथन किसका है। या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नागरिक शास्त्र में अध्ययन का मुख्य विषय क्या है या मूल विषय क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको बताना रहता है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक था कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं। पांचवा टॉपिक क्या है दोस्तों, पांचवा टॉपिक है नागरिकता का अर्थ, अर्जन और खोने की विधियां, आदर्श नागरिक के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक दायित्व क्या है। तो यहाँ से दोस्तों इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जा सकती है या किसी देश की नागरिकता अर्जित किस प्रकार की जा सकती है, ये किस प्रकार से खोई जा सकती है, आदर्श नागरिकों के कौन से लक्षण हो सकते हैं और आदर्श नागरिकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। दोस्तों गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, ये सब आदर्श नागरिकता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिकों के दायित्व क्या हैं, इस संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों छठवां टॉपिक। छठवां टॉपिक क्या है, नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, उसका छठवां टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य की अवधारणा, राज्य के तत्व, राज्य के उद्भव के सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे आधुनिक समय में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, राज्य के आधारभूत तत्व कितने हैं या राज्य के तत्वों की संख्या कितनी है, भूभाग को कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, राज्य के तत्वों में कौन सा राज्य की आत्मा या आत्मिक तत्व है। इसके अलावा दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के जो दैवीय सिद्धांत हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। इसके अलावा ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है। इसमें से ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है या वैज्ञानिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कौन माना जाता है। फिर दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं और इन सिद्धांतों से संबंधित जो कथन आते हैं उनको भी आपको तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सामाजिक समझौता, ये आपका देखिए सामाजिक समझौता से संबंधित जो आपका टॉपिक है, राज्य की उत्पत्ति या राज्य के उद्भव के सिद्धांतों में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। क्योंकि आप इसके अंतर्गत आप हाब्स, लॉक और रूसो जो संविदावादी विचारक हैं, आप हमारे उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको तैयार करना होता है। जैसे हाब्स की प्राकृतिक अवस्था, लॉक की प्राकृतिक अवस्था, रूसो का सभ्य जंगली की अवस्था कैसी थी, या फिर हाब्स के प्राकृतिक अवस्था, हाब्स, लॉक, रूसो के प्राकृतिक अवस्था के बारे में, उनके सामाजिक समझौता के बारे में विभिन्न विचारकों जैसे मैक्सी, सेबाइन, डनिंग, इन सब के क्या क्या कथन रहे हैं, उन सबको भी तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मार्क्सवादी टॉपिक जो है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी टॉपिक, इसके अंतर्गत संपूर्ण समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंधित प्रश्न आपको तैयार करने हैं क्योंकि इस टॉपिक का दायरा बहुत बड़ा है। सातवां टॉपिक क्या है, सातवां टॉपिक है दोस्तों राज्य के कार्यों के सिद्धांत। इसमें उदारवादी, समाजवादी और लोक कल्याणकारी सिद्धांत है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, उदारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है या इसका मुख्य तत्व क्या है, उदारवाद में साध्य और साधन किसे माना जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य के कौन कौन से कार्य हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, और या फिर सबसे पहले वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किस रिपोर्ट में आया था, किस विचारक ने अज्ञानता, नशाखोरी और गरीबी को समाप्त करके राज्य के सकारात्मक या कल्याणकारी राज्य का मार्ग का जो है रास्ता प्रशस्त किया था। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। इसके अलावा ये जो देखिए आठवां टॉपिक है आपका संप्रभुता, शक्ति, सत्ता और प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। संप्रभुता जो है, संप्रभुता की उत्पत्ति कैसे हुई,
किस शब्द से हुई है, उस शब्द को किस मूल भाषा से लिया गया है, संप्रभुता के जनक कौन हैं, यानी संप्रभुता को या संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, बोदा, हाब्स और ऑस्टिन के विचार और कथन संप्रभुता से संबंधित आपको वो समझना है। एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता क्या है उसको जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न बनते हैं, जैसे सत्ता भ्रष्ट करती है, असीमित सत्ता असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है, राजनीति विज्ञान को कौन शक्ति का विज्ञान मानता है, या फिर मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं। इन सभी से संबंधित प्रश्न संप्रभुता, शक्ति, सत्ता और प्रभाव टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, जो 9वां टॉपिक है हमारा कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो इसमें आपको सबसे पहले इन शब्दों की उत्पत्ति जानना है, मूल शब्दों को जानना है, और कई सारे प्रश्न आपके कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय से पूछे जाते हैं। जैसे संप्रभु का आदेश ही कानून है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी, इनमें कौन कौन से विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं और कौन से विरोधी हैं, जैसे एक्टन, टाकविले, ये सब विरोधी विचारकों में हैं स्वतंत्रता समानता को। स्वतंत्रता की आशा ने समानता के विचार को नष्ट कर दिया है। या फिर दोस्तों, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। इसके अलावा आनुपातिक समानता का प्रतिपादन किसने किया, वितरणात्मक न्याय क्या है, प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, इस तरह के जो प्रश्न हैं यहाँ से बनते हैं। केवल यही प्रश्न नहीं, अगर जो न्याय की बात आती है दोस्तों, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत या फिर अरस्तू के न्याय सिद्धांत की बात भी इसमें आ सकती है, क्योंकि न्याय का जो दायरा है प्लेटो से ही शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले प्लेटो ने ही न्याय पर चिंतन किया था। तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं 10वां टॉपिक। 10वां टॉपिक है दोस्तों संविधान का अर्थ, प्रकार और वर्गीकरण। इसमें आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया, संविधान किसे कहते हैं, संविधान शक्ति संबंधों की आत्मकथा है, ये कथन किसका है, लिखित और अलिखित संविधान कौन से होते हैं, संविधानों के प्रकार में नम्य और अनम्य यानी नमनीय और कठोर संविधान क्या होते हैं, किस देश का संविधान नमनीय संविधान का उदाहरण है, किसका कठोर संविधान का उदाहरण है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, गुणों का नहीं। तो ये कथन किसका है। इस तरह के प्रश्न आपके संविधान के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक 11वां टॉपिक है। ये है दोस्तों आपका सरकार की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा आधुनिक शासन प्रणालियाँ, संघात्मक और एकात्मक शासन, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये दोस्तों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। ये जो हमारा टॉपिक है सरकार की अवधारणा, आधुनिक शासन प्रणालियाँ, संघात्मक और एकात्मक शासन, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन, ये तुलनात्मक राजनीति का या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। यहाँ से संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं, एकात्मक शासन और इसकी भिन्नता क्या है, संसदीय या उत्तरदायी शासन की विशेषताएं क्या होती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका क्या है, अध्यक्षात्मक शासन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस तरह से ये भी पूछा जाता है कि संकट काल के लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होती है। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। अगला जो हमारा दोस्तों 12वां टॉपिक है वो है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका संगठन, कार्य, महत्व और इनके पारस्परिक संबंध। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पारस्परिक संबंध होता है वो कौन सी व्यवस्था कही जाती है। या फिर कुछ प्रश्न बनते हैं जैसे डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिकाओं के पतन की पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो 13वां है वो है लोकतंत्र की अवधारणा यानी डेमोक्रेसी, अर्थ, प्रकार और सिद्धांत। दोस्तों लोकतंत्र जो है शब्द किस भाषा का शब्द है, इसका जो है अर्थ क्या होता है, वहाँ से सबसे पहले इसमें प्रश्न बनने शुरू होते हैं। फिर लोकतंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, लोकतंत्र को कौन सा विचारक दोस्तों खराब शासन या अच्छी शासन व्यवस्था नहीं मानता है, और लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा
कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा उन्होंने अपने किस भाषण में दिया था। या फिर कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि लोकतंत्र का जो क्लासिकीय सिद्धांत है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है या बहुलवादी सिद्धांत है, ये क्या है। कई प्रकार की परिभाषाएं बनती हैं कि लोकतंत्र शासन का प्रकार नहीं बल्कि जीवन की एक शैली है, ये कथन किसका है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं लोकतंत्र की अवधारणा से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, दली प्रणाली, दबाव समूह और अन्य सिद्धांतों से संबंधित आपका ये टॉपिक है, 14वां टॉपिक है, जिसमें दली प्रणाली, दबाव समूह और सिद्धांत। तो इनमें जो परिभाषाएं बनती हैं, राजनीतिक दल क्या होता है या राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, दबाव समूह क्या है, इनके जो है दबाव समूहों के कार्य के प्रमुख जो तत्व हैं, यानी इनकी कार्य की शैली क्या होती है, या फिर ये कार्य करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कार्य दबाव समूहों का नहीं है या फिर कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। फिर ये भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है, या फिर दबाव समूहों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे संगठनात्मक, असंगठित और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा 15वां टॉपिक है, वो है निर्वाचन प्रणालियां और मताधिकार। प्रमुख निर्वाचन प्रणालियां, तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं कि कौन सी निर्वाचन प्रणाली अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में सहायक है, सार्वभौमिक मताधिकार सार्वभौमिक नहीं है, एक व्यक्ति एक मत का विचार किसने दिया था, कौन विचारक बहुल मताधिकार की बात करता है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं निर्वाचन प्रणालियां और मताधिकार से। इसमें जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, सूची प्रणाली है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रणाली है, यहाँ से दोस्तों इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो 16वां टॉपिक है जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के पाठ्यक्रम का, वो है राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता और गुटनिरपेक्षता। तो राष्ट्र क्या है दोस्तों, जो है राष्ट्र, राष्ट्रीयता योगित राज्य है, ये परिभाषा किसकी है, अंतर्राष्ट्रवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से होकर गुजरता है, ये किसने कहा है, गुटनिरपेक्षता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, किस संदर्भ में किया था, या गुटनिरपेक्षता के प्रवर्तक कौन हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता और गुटनिरपेक्षता वाले टॉपिक से। अगला जो है दोस्तों, जो हमारा 17वां टॉपिक है खंड अ का, वो है राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व। इसमें देखिए जाति, भाषा, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद शामिल हैं। तो ये सब राजनीतिक व्यवस्था या किसी भी राष्ट्रीय व्यवस्था के विघटनकारी तत्व होते हैं। इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रमुख नकारात्मक तत्वों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय राजनीति में जिसे हम राजनीति कहते हैं, वह जातियों के राजनीतिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जातियां जोड़ती भी हैं और तोड़ती भी हैं, ये कथन किसका है, जाति है कि जाति नहीं। या फिर सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या हैं, सांप्रदायिकता की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद क्या है, और ये किस प्रकार से किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। यहाँ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 18वां टॉपिक जो है ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा है। देखिए, राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, स्वतंत्रवाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, इसके अलावा राज्य बाजार, बहस, पंचायती राज और नव सामाजिक आंदोलन यानी न्यू सोशल मूवमेंट। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत ने उदारीकरण को कब अपनाया, भूमंडलीकरण से ये प्रश्न पूछा जाता है, ग्लोबल विलेज की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की, गुड गवर्नेंस के प्रमुख तत्व कौन से हैं, पंचायती राज क्या है या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न और पंचायती राज पर आधारित वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभिन्न समितियों का गठन कब हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राजनीतिक चिंतक का टॉपिक है यहाँ पर, मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी और अंबेडकर।
इसमें देखिए जो भारतीय राजनीतिक चिंतक है, इसमें आपका मनु कौटिल्य, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर दिया है। इसमें आपसे मनुस्मृति के रचनाकार, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का जो है समर्थन किया था, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया, या फिर राज्य का सप्तांग सिद्धांत, इनमें से कौन सा राज्य का अंग नहीं है, साठगुणीय सिद्धांत क्या है, गांधीवादी विचारों में गांधी के जो मूल सिद्धांत क्या हैं, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ये कथन किसका है, गांधीवाद में समाजवाद का विकल्प कौन सा है, धर्म और नैतिकता विहीन राजनीति कूड़ा मात्र है, ये कथन किसका है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब किया, हिंद स्वराज की रचना इन्होंने कब की, या फिर गांधी जी के विभिन्न सत्याग्रहों, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सूती मिल कारखानों के मजदूरों की हड़ताल, ये कब कब किस वर्षों में हुई, या फिर महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों विभिन्न सम्मेलन या विभिन्न आयोजनों में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया, गांधीवाद जिंदा है, गांधी जिंदा है, गांधीवाद मर नहीं सकता, ये कथन किसका है, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये कथन गांधी जी ने कब कहा था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें, उनके द्वारा बनाए गए दल और संगठन, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका, संविधान के संबंध में की गई उनकी टिप्पणियां, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्तों का ये प्रश्न है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट जो है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट यहाँ पर नहीं दिया गया है पार्ट 1 में, तो क्या वहाँ से प्रश्न आएंगे। तो देखिए जैसे राज्य के कार्यों के सिद्धांत में उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत हैं, वो टॉपिक, या फिर राज्य की उत्पत्ति का जो समझौता सिद्धांत है जिसमें हम हाब्स लॉक और रूसो का अध्ययन करते हैं, तो ये टॉपिक दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यहाँ से जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संबंध में जो टिप्पणियाँ की गई हैं और अन्य विचार हैं, वहाँ से कुछ प्रश्न अवश्य ही बनेंगे, इसलिए आप पूरी तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट को नकार नहीं सकते हैं। पिछले वर्षों के जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनमें से कई सारे प्रश्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से भी पूछे गए हैं, तो इसलिए आप एक नज़र उनको जरूर डाल लीजिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों खंड ब पर, जो हमारा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का जो नागरिक शास्त्र का सिलेबस है उसका खंड ब क्या है। तो खंड ब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो प्रमुख टॉपिक हैं कुल 14 सब टॉपिक हैं। खंड ब में 14 टॉपिक हैं और खंड ब कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान, और इसके अलावा संपूर्ण संविधान और राज व्यवस्था को ये जो खंड है हमारा कवर करता है। तो इसमें देखिए जो प्रमुख टॉपिक हैं वो क्या हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान प्रस्तावना, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संविधान संशोधन, इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, फिर आइए संघीय सरकार का गठन, उनकी कार्यविधि, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के कार्य, उनकी शक्तियां, आपात उपबंध, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और कार्य, इसके अलावा संघीय मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति, कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्य और महत्व, संघीय व्यवस्थापिका में संसद, राज्यसभा, लोकसभा का गठन, शक्तियां और पारस्परिक संबंध, साथ ही साथ इसमें आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी यानी आर्टिकल्स भी तैयार करने हैं। इसके अलावा दोस्तों संघीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियां, न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिकाओं से संबंधित प्रश्न, साथ ही साथ राज्य सरकार का गठन और कार्यविधि, ये उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये पूछा जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद में संबंध क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न, फिर राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल, गठन, कार्य और शक्तियां, विधानसभा तथा विधान परिषद के पारस्परिक संबंध, किन किन राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों आपको बताना है, उन राज्यों के नाम आपको तैयार होने चाहिए। इसके अलावा राज्य की न्यायपालिका यानी हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न, कितने हाई कोर्ट्स हैं या सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी है,
वो सब आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन में जिलाधिकारी के कार्य और शक्तियाँ, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका गठन, लोक अदालत, साथ ही साथ 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत में सार्वजनिक अभिकरण और आयोग में योजना आयोग, हालांकि अब ये समाप्त हो गया है, लेकिन ये कब समाप्त हुआ और इसके स्थान पर कौन सा नया संगठन आया है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अंतर राज्य परिषदों से संबंधित प्रश्न हैं, और लोकपाल और लोकायुक्त ये भी टॉपिक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है देखिए भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये भी नागरिक शास्त्र के सिलेबस के पार्ट बी में है। तो एक प्रकार से देखिए तो जो हमारा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का जो सिलेबस है ये दोस्तों बहुत पर्याप्त है। हालांकि इससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस है खंड अ और ब को मिलाकर आप देखिए तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको सब कुछ इसमें से तैयार करना है। देखिए सबसे पहले खंड ब में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास तैयार करेंगे, संविधान निर्मात्री सभा। ये टॉपिक देखने में एक लाइन का लग रहा है, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आप संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान के प्रारंभ से लेकर ब्रिटिश राज में किए गए प्रमुख संवैधानिक सुधार अधिनियम, जैसे 1773 का अधिनियम, 1813, 1833, 1861, 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम हैं उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए, उनकी विशेषताएं क्या थीं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। इसके अलावा जो बड़ा टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको पूरा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कवर करना होगा, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और इस खंड से मान के चलिए दोस्तों 80 प्रश्नों में 40 प्रश्न आपके अगर जो राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं से, तो 40 के आसपास प्रश्न यहाँ से भी यानी खंड बी से भी पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सेकंड पार्ट है इसकी तैयारी के लिए अभी अभी हाल में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण अध्ययन को 3 पार्ट्स में कवर करने के लिए वीडियो बनाया है। फिर उसका मैं एक कंप्लीट वीडियो 3-3.5 घंटे का होगा उसको तैयार कर दूंगा। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं ताकि कम समय में आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। इसके अलावा संविधान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान और राज्य व्यवस्था के अलावा जो ये लास्ट का टॉपिक है भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठनों में जैसे सार्क, आसियान, जो है ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कई चीज़ें हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, इसके चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है। फिर उसके अलावा आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, कोरम कितना होता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, ये क्यों लाया गया था, या फिर इसके प्रवर्तक कौन हैं, प्रमुख गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, और अभी हाल में नैम के जो आंदोलन हुए हैं या संगठन हुए हैं, प्रमुख बैठकें हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो टॉपिक है, बहुत बड़ा तो नहीं, इसमें सिद्धांत नहीं, लेकिन जो सामान्य अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल से आप तैयार करते हैं उन टॉपिकों को यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों हमने चर्चा कर लिया कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या है, उसमें प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ प्रश्नों के आपको उदाहरण भी बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी हम किस प्रकार से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की, तो पहला है कि सभी टॉपिक्स को कवर करें। दोस्तों सभी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं इन सभी टॉपिक्स को आपको
कवर करना है, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, क्योंकि कहीं से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे राजनीतिक सिद्धांत हों, अवधारणाएं हों, भारतीय विचारक हों या फिर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो। तो आप यहाँ से सभी टॉपिक्स को कवर करिएगा। इन टॉपिक्स को कवर करने में आप विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उनके विचार, उनके कथन और उनके द्वारा लिखित जो बुक्स हैं उनको भी तैयार करना जरूरी है। दूसरी चीज़, रणनीति का दूसरा पार्ट ये आपका होना चाहिए दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर और प्रैक्टिस सेट का जो है आपको अभ्यास करना है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखें। प्रीवियस ईयर्स पेपर से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से या कहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को पूछने का ट्रेंड क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, आप उनके बारे में समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, अभी इसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि जो हमारा जीआईसी का दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें जीएस और आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जीएस को इग्नोर न करें। जीएस से 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों के लिए आपको जीएस के सभी खंड, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान या फिर जो हमारा करेंट अफेयर्स या समसामयिकी है, इन सबको तैयार करिए, क्योंकि 80 प्रश्नों में आप सभी 80 प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं सही। 40 प्रश्नों की ज़रूरत आपको परीक्षा में सफलता के लिए अवश्य पड़ेगी। तो ये जो है, आपको मेरी सलाह ये है कि जीएस को इग्नोर न करें। आपके लिए या नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात ये है कि राज्य व्यवस्था में, जो राज्य व्यवस्था टॉपिक में प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस में, आप वो अपना सब्जेक्ट तैयार करते ही याद कर लेंगे या तैयार कर लेंगे। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस के अंतर्गत, उसको भी आप हल कर लेंगे। लेकिन करेंट अफेयर्स के 3-4 प्रश्न, जैसे पुरस्कार, घटनाएं, कुछ सम्मेलन जो हुए हैं अभी हाल में, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा कोविड या कोविड से संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। फिर दोस्तों जो भी पार्ट हैं जीएस के, सब पर एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, चौथी बात जो ये है कि ये प्रश्न, जो प्रश्न पत्र है, ये जो परीक्षा है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग है इस परीक्षा में। तो आपसे हम ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छे से, बहुत सटीकता से या बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और उनको अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि 1/3 नकारात्मक अंकन की व्यवस्था है। आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें जिनके बारे में आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये सही है, क्योंकि यदि आप कुछ प्रश्न सही करते हैं और बहुत सारे प्रश्न गलत करते हैं, तो जो निगेटिव मार्किंग है वो आपके सही प्रश्नों में से ही माइनस किया जाता है, तो आप और भी नीचे चले आते हैं। इसलिए जो प्रश्न आपको सही आते हों, आप उनको अटेम्प्ट करिए और सटीकता से अटेम्प्ट करिए, और उसमें किसी प्रकार के किसी संशय या संदेह में न रहें, इसी तरह से अपनी तैयारी करिए। दोस्तों, जिस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल न जानते हों उनको टच न करें। 50-50 या 50-50 वाले, जिसमें आपको 2 विकल्प में लगता है कि ये या ए या बी सही हो सकता है, सी या डी सही हो सकता है, उसमें आप चांस ले सकते हैं। लेकिन नकारात्मक मार्किंग वाले प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब बिना सोचे समझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आपके पढ़े हुए प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे। बस ये है कि आपको ध्यान देना है कि वो प्रश्न अटेम्प्ट करते समय गलत न होने पाएँ। दोस्तों, अंत में मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने लक्ष्य प्राप्त में सफल हों। आप सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी सफलता में सहभागी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। आपका दोस्त अनुराग चौधरी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।